हाय दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी लाई हूँ जिसे देख आपको तिब्बत और उसकी सभ्यता, वहाँ के लोग, इनके लिए ना काफी रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ेगा। अपने देश और कल्चर मदरलैंड को चाइनीज इन्वेजन से बचाने की उनकी कोशिश, या फिर हेनरिक और हिज होलीनेस 14 दलाई लामा, इनकी गहरी दोस्ती, या फिर तिब्बत की खूबसूरत वादियाँ, इन्हीं सारी चीजों से ये मूवी भरी हुई है। मैं बात कर रही हूँ 7 Years in Tibet, जो 1997 में रिलीज हुई थी। ये एक रियल स्टोरी है हेनरिच हेरर नाम के फेमस माउंटेनियर की, जो 7 साल तिब्बत में रहे थे और उनके एक्सपीरियंस के ऊपर ये बुक लिखी है और उसी पे बेस्ड ये मूवी है। इसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और IMDb पे 7.1 की रेटिंग है। मूवी का समय है 1938, जहाँ पे पूरे दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 के काले बादल छाए हुए थे। कहानी है ऑस्ट्रिया के फेमस माउंटेनियर हेनरिक की। दोस्तों, यहाँ पे मैं ऑस्ट्रिया इस यूरोपियन देश की बात कर रही हूँ जो जर्मनी से काफी इन्फ्लुएंस था। वहाँ के ही फेमस माउंटेनियर थे हेनरिक, और उनका अगला एडवेंचर था जहाँ पे वो नंगा पर्वत, इस माउंटेन पे क्लाइम करने वाले थे। इस दरम्यान उनकी पत्नी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और इसे अकेले ही छोड़ के ही जा रहे थे, इसीलिए वो काफी दुखी थी, नाराज सीन पे। उसमें भी ये उससे काफी बेरुखी से बात करते हैं और उसे वहीं पे छोड़ के ये ब्रिटिश इंडिया आते हैं। दोस्तों, नंगा पर्वत ये अभी पाकिस्तान में आता है और दुनिया का 9th हाईएस्ट माउंटेन है। इनके सफर में इनके साथ ऑस्ट्रिया के ही पीटर थे और कुछ शेरपास थे जो इनकी मदद करने के लिए आए हुए थे। दोस्तों, हेनरिक स्वभाव में काफी डोमिनेटिंग, सेल्फिश ऐसा इंसान था। सफर के दौरान उसे चोट लगती है तो अपने पूरे ग्रुप से ये चीज को छुपा के रखता है, क्योंकि उसे खुद समिट कंप्लीट करना था। अगर चोट लगती है तो वापस आना पड़ता है, इसीलिए पीटर उस पर गुस्सा करता है। अब यहाँ पे इनका वेदर काफी खराब हो जाता है और इनको कुछ दिन तक टेंट बांध के एक जगह पे रुकना पड़ता है। इस बात से वापस हेनरी गुस्सा होता है और अपना ये एक्सपीरियंस वो अपने डायरी में लिखने लगता है। अब अगले दिन तूफान आने की गुंजाइश थी, इसीलिए सब लोग फैसला करते हैं कि वापस चले जाते हैं, लेकिन हेनरी गुस्सा करता है काफी। इसे छोड़ के ग्रुप तो चला जाता है, तो ये भी काफी सोचने के बाद ग्रुप के साथ निकल जाता है। अब रास्ते में हेनरी को एक शेरपा मिलता है और वो इसको 14 दलाई लामा जो थे उनकी तस्वीर देता है। उस समय दलाई लामा 8 से 9 साल के बच्चे थे और कहता है कि यही तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब उसी समय हम तिब्बत में 14 दलाई लामा को देखते हैं। छोटी सी इस उम्र में उन्हें बाहर की दुनिया की काफी क्यूरियोसिटी थी, लेकिन बाहर जाना उन्हें अलाउड नहीं था। यहाँ पे हेनरिक, पीटर और उनकी पूरी गैंग जब नीचे आती है तब वहाँ पे उनको पुलिस पकड़ लेती है, यानी अंग्रेज, क्योंकि जर्मनी और ब्रिटिश के बीच में जंग छिड़ गई थी, और इन सबको देहरादून के जेल में डाल देते हैं। यहाँ पे कई महीने बीत जाते हैं, छूटने का कोई नामो निशान नहीं था, इसीलिए हेनरिक कई बार भागने की कोशिश करता है अकेले, लेकिन हर बार पकड़ा जाता है। अब देखते देखते 2 से 3 साल बीत जाते हैं। साल था 1941 और एक दिन अचानक से उसकी पत्नी का खत उसे आता है, जिसमें उसने डिवोर्स के पेपर भेजे थे और आगे लिखा था, मैं हॉर्स से शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए प्लीज डिवोर्स पेपर पे साइन करो। तुम्हारा बेटा अभी 2 साल का हुआ है और हॉर्स को ही अपना पिता मानता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा मैं उसे उसके असली पिता के बारे में बताऊंगी। अब ये सुन के हेनरिच को काफी गुस्सा आता है और खुद को ही जख्मी कर बैठता है। जेल में ही वक्त बीतता चला जाता है। कुछ समय के बाद पीटर और कुछ जो बाकी के फॉरेनर्स थे वो भागने का प्लान बनाते हैं। वो लोग लोकल इंडियंस की तरह पूरे अपने चेहरे को थोड़ा सांवला करते हैं और वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। ये सुनने के बाद हेनरिच भी उनके प्लान में शामिल हो जाता है और ये लोग जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर पड़ते हैं, हेनरिक अकेला अपने राह पे जाने के लिए निकलता है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसकी मंजिल उसके पास नहीं थी, इसीलिए माउंटेन्स की गुफाओं में जाके ही रह रहा था और अपने बेटे के लिए हर रोज अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखता था। खाने पीने के तो बहुत हाल थे, मंदिरों से खाना चुराता था और एक दिन उसे पीटर मिल जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे दोनों को भी वापस नहीं जाना था, क्योंकि हेनरिच का कोई घर ठिकाना नहीं था और पीटर को तिब्बत या चाइना जाके वहाँ पे कुछ जॉब ढूंढना था, इसीलिए दोनों भी तिब्बत जाने का फैसला करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर दूर था। तिब्बत, जो कि मोस्ट आइसोलेटेड कंट्रीज पूरे दुनिया की, इसके बॉर्डर पे जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पे 2 तिब्बतियंस आके इनको वापस भगा देते हैं। तो ये लोग उनको ही पकड़ के उनके ही घोड़े लेके इन हरी वादियों के बीच में तिब्बत के इस छोटे से गांव में आ जाते हैं। उस गांव में जाने पर सब लोग इनको आने से मना करते हैं और 13 दलाई लामा का जो इच्छा पत्र था उसमें एक प्रोफेसी लिखी गई थी, वो दिखाते हैं। वो प्रोफेसी ऐसी थी कि तिब्बत में अगर एक भी फॉरेनर आता है तो यहाँ के धर्म, संस्कृति, सरकार इन पे वो हमला कर सकता है। यहाँ के मॉन्ग, मोनेस्ट्री नष्ट हो जाएंगी, हमारी जमीन, संपत्ति, सरकार अधिकारियों की जमानत जब्त हो जाएगी, दलाई लामा और सभी श्रद्धा रखने वालों की श्रद्धा मिटा दी जाएगी और एक दिन हमारी सारी सभ्यता मिट्टी में
मिला दी जाएगी, इसीलिए हमें अपने देश की रक्षा करनी है और किसी भी फॉरेनर को तिब्बत में अलाउड नहीं करना है। और ये दिखाने के बाद इन दोनों को भी तिब्बत से बाहर निकाल दिया जाता है इंडिया के बॉर्डर पे। दोस्तों इस समय कुछ साल रहा होगा 1941-42 के आसपास। दोस्तों यहाँ पे इनको बीच रास्ते में छोड़ने के बाद इनको काफी दिक्कतें आती हैं। खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था। इसी बीच में एक बाजार लगता है और हेनरिच पीटर को उसकी घड़ी बेचने के लिए मजबूर करता है। और पीटर के लिए वो घड़ी काफी कीमती थी क्योंकि उसके पिता का वो गिफ्ट था, लेकिन खाने की मजबूरी के कारण पीटर उसे बेच देता है। लेकिन उसके बाद उसे पता चलता है कि हेनरिच के पास वैसे ही 3 रिस्ट वॉच पड़ी है और उसने एक भी बेची नहीं। इसीलिए वो हेनरिच पे गुस्सा करता है और उसे भला बुरा कह के अपने अपने राह पे निकल पड़ता है। लेकिन हेनरिच को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए वो उससे माफी मांगता है। ये दोनों भी कैसे तैसे सरवाइव कर रहे थे, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था। इसी बीच में लुटेरे भी आके इनको लूटते हैं। ये लोग मरने की कगार पे थे। ऐसी एक रात में हेनरिच जब अपने बेटे को याद कर रहा था, तब पीटर उसे कहता है कि क्यों ना तुम एक खत लिखो अपने बेटे को। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे तुम नहीं जानते हो, एक ऐसा आदमी जो तुमसे कभी मिला नहीं है, लेकिन इस दूर देश में भी तुमने मेरे मन पे कब्जा किया है। मैं जहाँ गया हूँ, यदि तुम इस छिपी हुई जगह की कल्पना कर सकते हो, ऊंची ऊंची वादियों के बीच में ये जगह पूरी दुनिया से छुपी हुई है। ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढका पहाड़, सभी से समृद्ध जगह है। जिस देश में मैं यात्रा कर रहा हूँ वो तिब्बत है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर वे पवित्र स्थानों पे लंबी दूरी तक चल के आए तो उनके पाप धुल जाते हैं। इस जगह पे समय शायद रुक सा गया है, लेकिन बाकी सब आगे बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ या मेरे पापों से मैं कब मुक्त होने वाला हूँ। कई सारी अनकही बातें हैं, अफसोस है, बुरे कर्म है जो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब मैं रुकूंगा, आशा करता हूँ कि तुम समझ जाओगे कि हमारे बीच की ये दूरी इतनी भी गहरी नहीं है। ढेर सारा प्यार, तुम्हारे पिता हेनरिच हेरर। काफी सुंदर सा ये खत जो है वो उसे लिखता है। कुछ और दिन इनके ऐसे ही बीतते हैं और इनको एक ग्रुप मिलता है जो लहासा शहर में जा रहे थे और उस ग्रुप के साथ ये लोग चल पड़ते हैं। करीब करीब 1 महीने के बाद ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लहासा तिब्बत का कैपिटल है और एक स्पिरिचुअल जगह है जहाँ पे दलाई लामा रहते हैं। फॉरेनर्स अलाउड नहीं है, लेकिन अपने इसी ग्रुप में चुपके से ये लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ जाते ही तिब्बत के जो डिप्लोमेट थे वो उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने ही घर में एज अ मेहमान की तरह उन्हें रखते हैं। और इमीडिएटली गवर्नमेंट यानी दलाई लामा की जो मिनिस्ट्री है उन्हें ये इन्फॉर्म करते हैं। जो डिप्लोमेट थे वो काफी अच्छे इंसान थे, तो वो इन दोनों को तिब्बत के बाहर नहीं निकालते। दोस्तों उसी दरम्यान तिब्बत चाइना बॉर्डर पे चाइनीज गवर्नमेंट ने मिशन चाइना नाम के ऑफिस ओपन किए थे और तिब्बत गवर्नमेंट को काफी महंगे गिफ्ट्स, पैसे, ये सब कुछ भेजते हैं ताकि दोनों के कल्चर का मिलाप हो। लेकिन दलाई लामा के जो राज प्रतिनिधि थे वे इन गिफ्ट्स को सीधा रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें ना ही तो फॉरेनर या फिर उनके कोई गिफ्ट चाहिए थे। तिब्बतियन गवर्नमेंट के ही एक ऑफिशियल थे ग्वांग, वो भी इन दोनों की तरफ दोस्ती का हाथ आगे करते हैं और इनके लिए कुछ स्पेशल कपड़े तैयार करने के लिए लहासा की एकलौती टेलर पेमा को इनके घर भेजते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लड़की देखने के बाद ये दोनों भी खुश हो जाते हैं और हेनरिक यहाँ पे अपना चार्म दिखाने लगता है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था। ये सब दिखाते हुए पीटर बेचारा अकेला ही चुपचाप खड़ा रहता है। तो यहाँ पे पेमा हेनरिच को कहती है, तुम लोग उस आदमी की प्रशंसा करते हो जो सीढ़ी पे ऊपर की तरफ खुद को ढकेलता है, जबकि हम उस आदमी की प्रशंसा करते हैं जो अपने अहंकार का त्याग करता है। एक तिब्बतियन खुद को आगे बढ़ाने के लालच में कभी नहीं जाता। उसके बाद ये तीनों भी मार्केट में घूम रहे थे और उनको आइस स्केटिंग के शूज दिखते हैं। अब यहाँ पे पेमा को इम्प्रेस करके सिखाने के लिए वो ये शूज खरीदता है और तीनों भी बर्फ पे स्केट करने लगते हैं। इनके साथ साथ शहर के कुछ और भी लोग ज्वाइन होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पेमा को पीटर पसंद आए थे क्योंकि पीटर एक शांत आदमी था, उसमें ईगो नहीं था, सेल्फ ऑब्सेस नहीं था। अब ये देख के हेनरिच को बुरा लगता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह हम दलाई लामा को देखते हैं जो कि अभी 12 से 13 साल के थे। वो अपने बाइनोकुलर से अक्सर शहर में क्या चल रहा है वो देख रहे थे और उनकी नजर जाती है हेनरिच पे। अब दोस्तों यही पे देखते देखते 1 साल बीत जाता है। हेनरिच को शहर का सर्वे करने का ही एक जॉब मिलता है। पेमा और पीटर की शादी हो जाती है। हेनरिच अकेला ही रहने लगता है और काफी फ्रस्ट्रेट होने लगता है सारी सिचुएशन से। ग्वेग उसका काफी अच्छा
दोस्त था और उसी दरम्यान वो आके बताता है कि जर्मनी ने सरेंडर कर दिया है और अभी वॉर खत्म हो चुका है। ये सुन के ये वापस घर जाने की तैयारी करता है ताकि अपने बेटे से मिले, लेकिन इसी दरम्यान उसके बेटे का खत आता है जिसमें लिखा था कि मुझे खत लिखना बंद कर दो, तुम मेरे पिता नहीं हो। अब जिसके लिए घर जाना था उसी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसकी वापस जाने की इच्छा ही मर जाती है, बस अब जिंदगी काट रहा था। इसी दरम्यान उसे ग्रेट मदर यानी दलाई लामा, इनकी माँ का बुलावा आता है। वो उनको बताती है कि दलाई लामा ने इनको मिलने के लिए बुलाया है और उनके तौर तरीके ने बताती है, यानी उनके सामने जाने पे हमेशा सर झुका हुआ चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको सवाल नहीं पूछने हैं, उनके साथ नहीं बैठना है, उनके नीचे आप बैठ सकते हो। और अगले दिन ये उनसे मिलने जाते हैं। वो हेनरिच को जब देखते हैं तब काफी खुश होते हैं और काफी अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछते हैं कि क्या तुम मूवी देखते हो। तो हेनरिच कहता है उन्हें देखे तो काफी साल बीत गए। तो दलाई लामा उन्हें कहते हैं कि मुझे तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे कल्चर के बारे में, तुम्हारी दुनिया के बारे में सब कुछ जानना है। इसके साथ साथ मुझे एक मूवी थिएटर बांधना है यहाँ लासा में। वो काम होने के बाद तुम रोज मुझसे आके मिलोगे और मुझे तुम्हारे कल्चर के बारे में बताओ। और हेनरिच अगले दिन से ही काम पे लग जाता है। दोस्तों टिबेटियन लोग काफी शांत लोग हैं, दूसरों को चोट भी नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए जब थिएटर का काम शुरू होता है तब उन्हें जमीन पे वर्म्स मिलते हैं। वो उन्हें भगवान मानते हैं क्योंकि वो खेती के लिए यूजफुल होते हैं, उन्हें मार नहीं सकते। इसीलिए हेनरिच एक तरकीब निकालता है और इन सारे वर्म्स को वो दूसरी जगह पे मूव करता है ताकि यहाँ पे थिएटर बने। अब ये सब कुछ चल रहा था, इसी तरह में न्यूज आती है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की चेयरमैन सीट पे माओ जेडोंग बैठे हैं और उनका पहला आदेश है कि चाइना मदरलैंड को रीयूनाइट करवाना है। और वो डिक्लेयर करते हैं कि तिब्बत चाइनीज की ही टेरिटरी का इंटीग्रल पार्ट है और जल्द से जल्द तिब्बतियन किंगडम ने चाइनीज गवर्नमेंट को ज्वाइन करना है। ये सुनते ही राजप्रतिनिधि उनका आदेश ठुकरा देते हैं और बॉर्डर पे जितने भी प्रोग्राम के तहत चाइनीज ऑफिशियल्स आए हुए थे उन्हें वापस भेज देते हैं। चाइनीज वापस जाते वक्त उनका जो हेड ऑफिसर था वो ग्वांग का हाथ देखते हुए कहता है कि तुम इन लोगों की तरह नहीं हो, तुम अलग हो, वक्त को तुम सही से समझते हो और बहुत आगे जा सकते हो। ग्वांग को तो उसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन हमें बहुत जल्दी इसका मतलब समझ आएगा। अब इसी बीच में दलाई लामा और हेनरिच की दोस्ती काफी गहरी होती है। जब कोई आसपास नहीं होता था तब दलाई लामा हेनरिच के साथ बैठते थे, तो हेनरिच कई बार उनको एज अ दोस्त की तरह पुकारता था। बातों बातों में हेनरिच अपनी पत्नी, डिवोर्स और बेटे के बारे में बताता है। दलाई लामा उससे पूछते कि तुमने ऐसा क्या किया कि डिवोर्स लेना पड़ा। तो वो कहता है कि मुझे अपने बेटे की जिम्मेदारी से भागना था, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। लेकिन यहाँ दलाई लामा पहचान जाते हैं कि इसे अब पछतावा हो रहा है और इसे अपने बेटे से मिलना है और शायद कहीं ना कहीं ये अपने बेटे की ही छवि मुझ में देख रहा है। वो उन्हें अर्थ, यूनिवर्स, स्पेस, फिजिक्स ऐसे कई सारी चीजों के बारे में बताता है। कुछ दिनों के बाद ऑफिसर ग्वांग का प्रमोशन हो के वो तिब्बतियन मिनिस्ट्री में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो चाइनीज ऑफिशियल से इन्फ्लुएंस थे। यहाँ पे थिएटर का काम कंप्लीट हो जाता है और लोग आके मूवीज देखने लगते हैं। काफी खुशी का माहौल था, तो हेनरी छोटी सी गैदरिंग करता है और अपने खास दोस्तों को बुला के सबको गिफ्ट देता है, उनके लिए खाना रखता है। सबसे खास गिफ्ट ये था कि वो पीटर को उसके पिता की घड़ी वापस दिलाता है और उसमें एक लेटर लिखा था जहाँ पे उसने उसके दोस्ती के लिए उसे थैंक यू कहा था। यानी दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग में हेनरिच जो एक सेल्फिश आदमी था वो धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन उस रात दलाई लामा को एक बहुत बुरा सपना आता है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इनके बर्थ प्लेस पे हमला करके उस गांव को डिस्ट्रॉय किया है। जो मॉन्क्स थे उन्हें बेरहमी से मार डाला है, बुद्ध का स्टेचू गिरा दिया है, इनकी सभ्यता को नष्ट कर दिया है और वो डर के उठते हैं, काफी रोने लगते हैं और इमीडिएटली हेनरिच को बुलाया जाता है। हेनरिच उन्हें समझाता है कि ये एक बुरा सपना है और नींद आने के लिए अपने क्लाइंबिंग की कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि क्लाइंब करते वक्त माइंड पूरा क्लियर रहता है, कंप्लीटली फोकस्ड। माइंड तभी डीप पावरफुल लाइफ का प्रेजेंस महसूस कर पाता है, इसीलिए मुझे क्लाइंबिंग पसंद है। मैंने केवल एक और बार उसी तरह महसूस किया है। तो दलाई लामा पूछते हैं कब, तो वो कहता है आपकी उपस्थिति में। यानी दोस्तों यहाँ पे उनकी दोस्ती तो गहरी थी, या फिर दलाई लामा छोटे बच्चे ही क्यों ना थे, उनकी बातों में, उनकी सोच में काफी गहराई थी। और हेनरिच लकी था जो इतना लंबा समय उन्होंने पर्सनली दलाई लामा के साथ बिताया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात थी कि जो बुरा सपना दलाई लामा को आया था वो दरअसल सपना नहीं था, हकीकत थी। चाइनीज गवर्नमेंट ने एक्चुअली में दलाई लामा का जो बर्थ प्लेस था उसे तबाह कर दिया था। अब इस हादसे के बाद तिब्बतियंस अपनी एक छोटी सी आर्मी तैयार करते हैं जिसमें 8000 सोल्जर्स थे। लेकिन जंग से पहले शांति से हल निकालने के लिए चाइनीज ऑफिशियल
ऑफिशियल्स को टिबेट में बुलाया जाता है। यानी दोस्तों इस जगह पे जहाँ कभी भी बाहर के लोग आए नहीं थे, वैसे धार्मिक जगह पे चाइनीज ऑफिशियल्स अपने हथियार लेके आते हैं और मिनिस्टर ग्वांग जो ऑलरेडी चाइनीज ऑफिशियल से इन्फ्लुएंस थे, वो चाइनीज का काफी सत्कार करते हैं, उनके लिए काफी अच्छा खासा इंतजाम किया था, काफी रिस्पेक्ट दे रहे थे। तो हेनरिच ग्वांग को कहता है कि चाइनीज ने जो हरकत की है ना, इससे वो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। लेकिन ग्वांग उसे उल्टा सुनाता है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो यही करना पड़ेगा ना, तुम पॉलिटिक्स नहीं समझोगे। अब ये लोग मीटिंग में आते हैं, वहीं पे कुछ मॉन्क्स ने रंगोली निकाली थी, तो ये ऑफिशियल्स उसी पे पैर रखते हैं और सारी रंगोली को मिटा देते हैं। ये एक सिंबल था कि कैसे ये टिबेट के कल्चर को फ्यूचर में डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। वहाँ जाने के बाद उनकी दूसरी मांग थी कि वो दलाई लामा से नीचे नहीं बैठेंगे, तो वो खुद नीचे आते हैं और उन ऑफिशियल से भी नीचे बैठते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट की मांग यही थी कि टिबेट उनके टेरिटरी में आए और चाइनीज उन्हें रिप्रेजेंट करे। इसके बदले में टिबेटियंस को रिलीजियस फ्रीडम मिलेगा। अब इसके बदले में दलाई लामा कहते हैं कि जब तक मैं अपना बहुमत प्राप्त नहीं कर लेता, यानी उनकी कोरोनेशन सेरेमनी जब तक नहीं होती, तब तक राष्ट्र प्रतिनिधि ही टिबेट के राजनीतिक नेता होंगे, वही तिब्बत को रिप्रेजेंट करेंगे। जिसपे चाइनीज ऑफिशियल्स को गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं और अगले दिन ही चाइनीज दूसरे गांव पे हमला कर देते हैं। टिबेटियंस अपनी आर्मी लेके उनका सामना करने जाती है और जंग छिड़ जाती है चाइना और तिब्बत के बीच में। ग्वांग को तिब्बतियन मिलिट्री का गवर्नर बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे उसे पहले दिन से ही सरेंडर करना था, लेकिन उसके सीनियर्स नहीं मानते। तो यहाँ पे वॉर के बीच में ही एक रात में चाइनीज गवर्नमेंट आर्मी के ऊपर हमला करती है, जिसके कारण तिब्बतियन साइड पूरी तरीके से वीक हो जाती है। ये मौका देख के ग्वांग वापस सरेंडर के बारे में सोचता है। इस बार भी उसके सुपीरियर नहीं मानते, तो तिब्बतियंस आर्मी ने जहाँ पे भी अपना गोला बारूद रखा था वहाँ वो जाता है और उस जगह को सीधा आग लगा देता है। यानी दोस्तों यहाँ अब तिब्बतियंस के पास लड़ने के लिए कुछ सामान ही नहीं था, यानी वो वॉर हार जाते हैं। और यहाँ पे ग्वांग चाइनीज गवर्नमेंट से मिला हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद दोनों गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है। तिब्बत में जो उनका फ्लैग था वो निकाला जाता है और हर जगह चाइनीज फ्लैग और चाइनीज लीडर की फोटो लगाए जाते हैं। जो डिप्लोमेट थे वो हेनरिच को बताते हैं ग्वांग ने इनके साथ धोखा किया है, अगर वो गोला बारूद नहीं मिटा था तो ये लड़ाई एटलीस्ट कुछ महीनों तक एक्सटेंड होती, जिसके कारण बाकी के कुछ देश इस लड़ाई में हमारी मदद करने के लिए आते हैं और शायद हम लड़ाई जीत भी जाते उनके मदद से। लेकिन ग्वांग के कारण वो मौका ही उन्हें नहीं मिला और आज पूरा तिब्बत चाइना के हाथ में चला गया। ग्वांग दरअसल हेनरिच का काफी अच्छा दोस्त था, लेकिन ये जानने के बाद हेनरिच उसे काफी खरी खोटी सुनाता है और हेनरिच अपनी दोस्ती उधर ही तोड़ता है क्योंकि उसने अपने ही कल्चर को, अपने ही एक हेवन लाइक प्लेस को बिट्रे किया था। कई सारे तिब्बतियंस अपना घर बार छोड़ के चले जा रहे थे क्योंकि वो माहौल उनके लिए नहीं था। यहाँ पे हेनरिच भी दलाई लामा को सही सलामत वहाँ से लेके जाने की बात करता है, लेकिन दलाई लामा उसे मना कर देते हैं। तो वो हेनरिच को कहते हैं कि मेरे साथ रहने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, उसे पाने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है, इसीलिए कड़ी मेहनत और लगन से ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल ढूंढनी है और खुद का रास्ता बनाना है। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त जरूर हो। और हेनरिच अपने बेटे के याद में वहीं पे रोने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद दलाई लामा इनकी कोरोनेशन सेरेमनी होती है, जिसमें उन्हें तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर घोषित किया जाता है। अब साल था कुछ 1951 और फाइनली 13 साल के बाद हेनरिच ऑस्ट्रिया जाता है, जिसमें से 7 साल उसने तिब्बत में बिताए थे और वहीं से उसे जिंदगी का असली मीनिंग समझा था। पहली मुलाकात में इसका बेटा इससे बात नहीं करता, लेकिन दलाई लामा ने जो म्यूजिक बॉक्स एज अ गिफ्ट में दिया था वो उससे खेलने लगता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं हेनरिच का बेटा 15-16 साल का हुआ है और दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों भी माउंटेन क्लाइंब करते हैं। समिट कंप्लीट होने पे हेनरिच तिब्बत का झंडा वहाँ पे लगाता है। अपने इंटरव्यू में हेनरिच ने अक्सर कई बार कहा था कि मैं कहीं पे भी रहूं, मेरा घर तिब्बत है और मैं हमेशा होमसिक हो जाता हूँ उसकी यादों से। दोस्तों ये थी रियल कहानी तिब्बत के कल्चर की, कैसे चाइनीज ने इन्वेड करके वहाँ के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तिब्बत और चाइनीज का जो वॉर हुआ था उसमें 10 लाख तिब्बतियंस को अपनी जान गंवानी पड़ी और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े। 6000 मॉनेस्ट्रीज चाइनीज गवर्नमेंट ने तबाह कर दी। इतना ही नहीं, 1959 में दलाई लामा को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा और उन्हें इंडिया आना पड़ा। दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।